नमस्कार साथियों, आप सभी का YB 2020 PYQ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस क्लास में हम लोग फोर्थ ग्रेड वाली जो बुक है दिशा वाली परीक्षा 2020 उसका सॉल्यूशन करते हैं। और आज की इस क्लास में हम लोग जीके वाले पोर्शन में जो इतिहास है उसका ये क्लास नंबर 5 है। और 5वीं क्लास में हम लोग देखने वाले हैं साहित्य एवं लोक साहित्य, ये वाला जो पार्ट है ये देखने वाले हैं। 4 कक्षाएं हमने देख ली है। 4 कक्षाएं भाषाएं एवं बोलियों तक के टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। इतिहास पूरा कवर कर लिया, फिर भाषाएं और बोलियां कला संस्कृति में एक टॉपिक कवर हो चुका है। अगला टॉपिक अपना साहित्य एवं लोक साहित्य है। प्रत्येक टॉपिक की एक एक क्लास आपको दी जा रही है। इसमें हमने ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया है, कंप्यूटर कंप्लीट कर लिया है, राजस्थान की राज्य व्यवस्था कंप्लीट कर ली है, हिंदी आधे से ज्यादा कवर कर चुके हैं। ये सब अपना अब तक हो चुका है। अपना बचा है साइंस और आपका इंग्लिश और मैथ जो है ये बची है, तो ये अपन जल्द ही कवर कर लेंगे। तो चलो बिना देरी के सीधे प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। और अपने प्रश्नों की शुरुआत होती है वो यहां से होती है। प्रश्न है साहित्य एवं लोक साहित्य। पहला प्रश्न है भक्ति काल का राजस्थानी साहित्य मुख्यतः रिक्त स्थान के मध्य लिखा गया। तो भक्ति काल का राजस्थानी साहित्य मुख्यतः 1450 से 1650 ईस्वी में लिखा गया। भक्ति काल 1450 से 1650। व्याख्या देख लें। राजस्थानी साहित्य की इतिहास परंपरा प्राचीन काल जिसे वीरगाथा काल कहते हैं 1050 से 1450। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल 1450 से 1650 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल श्रृंगार रीति एवं नीति परक जो काल रहा वो 1650 से 1850 रहा। आपको याद रखना है जो प्राचीन काल है उसमें 400 साल आ रहे हैं। फिर पूर्व मध्यकाल 1450 से 1650 200 साल आ रहे हैं। फिर आप लोगों के उत्तर मध्यकाल में 1650 से 1850 200 साल आ रहे हैं। और 1850 से वर्तमान समय तक आधुनिक काल कहलाता है। और 1850 से 2050 तक 200 वर्ष होंगे। ये भी 2050 तक जो है 200 वर्ष होंगे, आपको ये भी याद रखना है। पहले जो है वो प्राचीन काल वीरगाथा काल है, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल है, उत्तर मध्यकाल श्रृंगार रीति एवं नीति परक काल है, और आधुनिक काल है वो विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त काल है जो 1850 से 2050 तक रहेगा। नेक्स्ट है राजस्थानी साहित्य में पर्ची या परिचय व्यंजित करता है। तो ये संतों का जीवन चरित्र जो है उसको व्यंजित या व्याख्यायित करने का काम पर्ची करता है। पर्ची जो है वो संतों का जीवन चरित्र होता है, ये ध्यान रखना है। व्याख्या देख लें। राजस्थानी गद्य पद्य की विशेष शैलियां। सबसे पहले है पर्ची। संत महात्माओं का जीवन परिचय राजस्थानी भाषा में जिस पद्यबद्ध रचना में मिलता है उसे क्या कहा जाता है? पर्ची कहा गया है। तो संत महात्माओं का जीवन परिचय राजस्थानी भाषा में और पद्यबद्ध रचना में मिलता है उसे पर्ची। संत पीपारी पर्ची, संत दादूरी पर्ची, मेरा बायरी पर्ची और आदि प्रमुख पर्ची रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अपन व्याख्यात की ओर। ये ख्यात इनसे प्रश्न आते हैं, थोड़ा सा आपको धैर्य बनाते हुए आगे बढ़ना है। देशी राज्यों के राजाओं ने अपने सम्मान सफलताओं और विशेष कार्यों आदि के विवरण के रूप में अपना इतिहास लिखवाकर संचित किया। यह इतिहास क्या कहलाया? ख्यात कहलाया। ख्यातों का लेखन मुगल बादशाह है अकबर 1556 से 1605 के शासनकाल से प्रारंभ हुआ। तो याद रखना ख्यात का प्रारंभ जो है वो अकबर के शासनकाल से होता है। ख्यातों को प्रकृति के आधार पर कई भागों में बांटा जाता है यथा जिसमें लगातार या संलग्न इतिहास हो, जैसे दयाल दायाश्री ख्यात, जिसमें अलग अलग बातों का संग्रह हो, जैसे नैण सिंह व बाकीराज की ख्यात जो है जिसमें अलग अलग बातों का क्या मिलता है, आपको उल्लेख मिलता है। फिर है रूपक। रूपक किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति
रूपक कहलाती है। जैसे गज गुण रूपक, राज रूपक, रूपक काव्य है। आपको ध्यान रखना, गज गुण रूपक और राज रूपक है, ये रूपक काव्य है। किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के समूह, रूपक उपलब्धियों को दर्शाता है, रूपक उपलब्धियों को दर्शाता है, ये याद रखना। फिर है वेली और प्रमुख रूपक गज गुण रूपक और राज रूपक है। फिर है वेली। वेली ग्रंथ वेलियो शब्द या छंद, पुनः देखें, वेली ग्रंथ वेलियो छंद में लिखे हुए हैं। कौन से छंद का प्रयोग हुआ है? वेलियो छंद का प्रयोग हुआ है। इनके विविध विषय रहे जो धार्मिक ऐतिहासिक रहे। वेली परंपरा की प्रमुख रचना पृथ्वीराज राठौड़ की लिखी हुई वेली कृष्ण रुक्मणी री है, वेली कृष्ण रुक्मणी री है। वचनिका संस्कृत के वचन शब्द से बना वचनिका शब्द एक काव्य विधा के रूप में साहित्य में क्या हुआ है? प्रचलित हुआ है। वचनिका एक ऐसी तुकांत, वचनिका एक ऐसी तुकांत गद्य पद्य रचना है जिसमें अंत्यानुप्रास मिलता है, जिसमें क्या मिलता है? अंत्यानुप्रास मिलता है। यद्यपि इसके अपवाद भी मिलते हैं। राजस्थानी भाषा की दो अत्यंत प्रसिद्ध वचनिकाओं में शिवदास गार्डन कृत अचलदास खिचीरी वचनिका तथा खिड़िया जग्गारी कही राठौड़ रतन सिंह महेश दासोतरी वचनिका क्या है? आप लोगों के प्रमुख है। तो वचनिका याद रखना, अचलदास खींची की जो वचनिका है वो शिवदास गार्डन की है। अचलदास खींची की वचनिका शिवदास गार्डन की है। और खिड़िया जग्गा की वचनिका जो है, खिड़िया जग्गा ने कौन सी? राठौड़ रतन सिंह महेश दासोतरी वचनिका खिड़िया जग्गा की है। तो दो वचनिका याद रखनी है। आपको मैंने ऊपर क्या याद करवाया था? याद होगा आप लोगों को, मैंने आप लोगों को गज गुण रूपक और राज रूपक जो है वो याद करवाए थे। ये वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों को वर्णित करते हैं, वो होते हैं रूपक। अब है दवावेत। दवावेत कलात्मक गद्य का एक अन्य रूप है जो वचनिका काव्य रूप की तरह ही है। वचनिका राजस्थानी में लिखी होती है किंतु दवावेत उर्दू और फारसी के शब्दों से युक्त होती है। इनमें खता के नायक का गुणगान, राज्य वैभव, युद्ध, आखेट, नक्शिक आदि का वर्णन तुकांत और प्रवाह युक्त होता है। अखमाल देवड़ारी दवावेत, अखमाल देवड़ारी दवावेत, राजा जय सिंह री दवावेत आदि दवावेत ग्रंथ है। आदि दवावेत ग्रंथ है। कौन कौन से? अखमाल देवड़ारी दवावेत, राजा जय सिंह री दवावेत, राजा जय सिंह री दवावेत आदि क्या है? दवावेत है। अब है वात, कह रहे चकवा वात। कहानी की तरह बात कहने और सुनने की विशेष विधा क्या है? आप लोगों के वात है। कथा कहने वाला कहता चलता है और सुनने वाला हुकारा बीच बीच में हाँ जैसे शब्दों का प्रयोग करता है, जिसे कथाकार को लगे कि श्रोता रुचि ले रहा है, देता रहता है। इन बातों में जीवन के हर पक्ष, युद्ध, धर्म, दर्शन, मनोरंजन पर प्रकाश डाला गया है। गद्यमयी, पद्यमयी तथा गद्य पद्यमयी तीनों रूपों में बातें मिलती है। पाबूजी री बात हो गई आपकी, कानड़ देरी बात हो गई आदि प्रमुख बातें प्रमुख है। प्रकाश इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रकाश के लिए मैं स्टार बना रहा हूं आपके लिए। किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियां, यही शब्द प्रयोग हुआ है एग्जाम में, हो सकता है अपने वापिस रिपीट हो। प्रकाश डालने वाली कृतियां प्रकाश कहलाती है, ये याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। देखो, किशोर दास का राज प्रकाश है। आसिया मान सिंह का महायश प्रकाश है। किशोर दास का राज प्रकाश है। आसिया मान सिंह का महायश प्रकाश है। कविया कर्णिदान का जो है सूरज प्रकाश आदि प्रमुख प्रकाश ग्रंथ है। मत्स्य क्या होता है? राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए मत्स्य काव्य की रचना की गई है। तो कोई मर जाता है, शोक व्यक्त करना है तो क्या लिखे जाते हैं? मर्चा लिखे जाते हैं। इसमें उस व्यक्ति के चारित्रिक गुणों के अतिरिक्त अन्य महान कार्यों का वर्णन भी किया जाता था। राणी जगबत्रा मर्चा मेवाड़ महाराणा जगत सिंह
की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया था। महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर रानी जगपत राव मरचा लिखा गया था। अब है रासो। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तृत वर्णन हो उसे रासो कहते हैं। रासो ग्रंथों में चंद्र बरदाई का पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो और चौहानों की उत्पत्ति इसमें अग्नि कुंड से बताई है, वही है चंद्र बरदाई और पृथ्वीराज रासो। नरपति नाल्हे का विष्णुदेव रासो, जोधराज का हमीर रासो। हमीर रासो आपको पता हो जोधराज ने लिखा है, और ये कौन सी बोली में लिखा गया है? हमने ये याद किया था भाई, अहीरवाटी बोली में लिखा गया है ना। और ये एकमात्र ग्रंथ है जो अहीरवाटी में लिखा गया है। जोधराज का है हमीर रासो। गिरधर आसिया का सगत रासो, दलपत विजय का कुमाण रासो, कुंभकर्ण का रतन रासो प्रमुख है। राजस्थान में रासो साहित्य की शुरुआत 11वीं सदी में हुई। राजस्थान में रासो साहित्य की शुरुआत कौन सी सदी में हुई? 11वीं सदी में हुई। विगत जो है, विगत से किसी विषय का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। इसमें इतिहास की दृष्टि से शासक, उसके परिवार, राज्य के क्षेत्र, प्रमुख व्यक्ति अथवा उनके राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। विगत में उपलब्ध आंकड़े आर्थिक दृष्टि से भी उपयोगी रहे हैं। मोहनोद नैन्सी की मारवाड़रा परगनारी विगत जो है, मारवाड़रा परगनारी विगत मोहनोद नैन्सी की है, याद रखना। मारवाड़रा परगनारी विगत मोहनोद नैन्सी की है, याद रखना माय डियर। में प्रत्येक परगने की आबादी, रेख, भूमि, किस्म, फसलों का हाल, सिंचाई के साधन आदि की जानकारियां प्राप्त होती है। फिर है साखी। साखी साक्षी शब्द से बना है। साखी परक रचनाओं में संत कवियों ने अपने द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन किया है। साखियों में सोरठा छंद का प्रयोग हुआ है। कबीर की साखियां प्रसिद्ध है। सिलोका अब है आप लोगों के सिलोका। सिलोका साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए ये जन साधारण की भावनाओं को आमजन तक पहुंचाते हैं। राव अमर सिंह राव सिलोका, राव अमर सिंह राव सिलोका, भाटी केहर सिंह रो सिलोको आदि प्रमुख क्या है? सिलोके हैं। जमाल जमाल राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। राजस्थानी काव्य का कौन सा छंद है? मात्रिक। इसमें पहले पूरा दोहा, फिर 5वें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है। जमाल में अंतिम दोहे को दोहराया जाता है। राव इंद्र सिंगरी जमाल प्रसिद्ध है। राव इंद्र सिंगरी जमाल आपके प्रसिद्ध है। अब है झूलना। झूलना जो है इसमें लिखा गया है, झूलना राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। इसमें 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यह गण होता है। अमर सिंह राठौड़ राज झूलना, राजा गज सिंह राज झूलना आदि प्रमुख झूलना रचनाएं हैं। आदि प्रमुख झूलना रचनाएं हैं। तो ये थे अपने वो भाग जहां पर जो साहित्यिक रूप है किस किस क्या क्या नामों से हैं और उनकी क्या विशेषताएं रही है और उनके प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं, वो थे। अब आएंगे हैं अपने प्रश्न। और ऐसे ही प्रश्न यदि आप लैब असिस्टेंट से जुड़ना चाहते हो तो बने रहें YB 2020 PYQ के साथ। लैब असिस्टेंट करवाऊंगा, इसके साथ में रिट मेंस जो है उसके लिए आप लोगों को रिट मेंस की बुक है उसका सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी बुक सॉल्यूशन जो है वो आप लोगों को करवाने वाला हूँ। यदि आप लोग इसके बाद में शिक्षा विभाग की तैयारी करना चाहते हो किसी भी पोस्ट के लिए, तो आप जो है YB 2020 PYQ के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगली कक्षाओं में। अभी के लिए जो है चर्चा करते हैं अपन साहित्य एवं लोक साहित्य वाले प्रश्नों की। राजस्थानी भाषा में उपलब्ध कविता में संतों के जीवन वृत्तांत को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर संतों का जीवन वृत्तांत पूछा है, तो संतों का जीवन वृत्तांत तो क्या कहलाता है? पर्ची कहलाता है। संतों का जीवन वृत्तांत पर्ची कहलाता है। राजस्थानी साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विधा से संबंधित है? कथा विधा से संबंधित तो क्या है आपकी? वात है। वात कथा विधा से संबंधित है।
किसी व्यक्ति विशेष और राजवंश की उपलब्धियों और घटनाओं का प्रकाश डालने वाली कृतियों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? प्रकाश डालने वाली। मैंने बोला था आया क्या? किसी व्यक्ति विशेष और राजवंश की उपलब्धियों और घटनाओं पर प्रकाश डालने वाली कृति क्या कहलाती है? प्रकाश कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उसकी विजयों, युद्धों, शौर्य का वर्णन मिलता है? तो वो होगा आपका रासो। किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उसकी विजयों, युद्धों, शौर्य का वर्णन मिलता है? तो वो होगा रासो। नेक्स्ट है आपके रानी जगपतरा मर्सिया। रानी जगपतरा मर्सिया किस शासक की मृत्यु का शोक मनाने के लिए लिखी गई थी? तो ये महाराणा जगत सिंह थे। महाराणा जगत सिंह थे। राजा की जगह महाराणा आना चाहिए था क्योंकि ये मेवाड़ शासक हुए हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के वो है रियासत के शासकों ने अपनी वीरता, विजयों आदि के वृत्तांतों को इतिहासकारों द्वारा लिखे गए अभिलेखों में संयोजित कर रखा है। इन वृत्तांतों को क्या कहा जाता है? इसमें लिखा है कि वीरता, विजयों आदि वृत्तांतों को अभिलेखों में इतिहासकारों द्वारा संयोजित कर रखा गया। ये क्या कहलाई? तो ये ख्यात कहलाई। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहते हैं? तो सर ये तो बच्चे बच्चे को पता है, टोड को कहा जाता है। राजस्थान इतिहास का जनक टोड को कहा जाता है। टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड वही है जिन्होंने गुरु शिखर को हिंदू ओलंपस और संतों का शिखर कहकर पुकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी व्याख्या है, इंग्लैंड निवासी थे कर्नल जेम्स टोड। ये 1800 ईस्वी में भारत आते और 1817 ईस्वी में वे कुछ रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट बनकर उदयपुर आए। अपने सेवा काल में उन्होंने विभिन्न रियासतों में घूम घूमकर इतिहास विषयक सामग्री एकत्रित की तथा इंग्लैंड जाकर एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक ग्रंथ लिखा। एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान ग्रंथ लिखा। ये ग्रंथ किसका है? कर्नल जेम्स टोड का। कर्नल जेम्स टोड भारत कब आए? 1800 ईस्वी में। राजस्थान में सबसे पहले कहाँ आए? उदयपुर। कब आए? 1817 में। क्या बनकर आए? पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए। इन्होंने यहाँ से वापस इंग्लैंड जाकर कौन सा ग्रंथ लिखा? एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका दूसरा नाम ट्रेवल इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये दोनों ग्रंथ एक ही हैं, एक दूसरे के उपनाम मान लो चाहिए। शुरुआती नाम एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है, इन्हीं को फिर जो है नाम चेंज करके ट्रेवल्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया किया गया। और ये इंग्लैंड में लिखे गए कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखे गए अपने राजस्थान से संबंधित ग्रंथ है। 1829 ईस्वी में इस ग्रंथ का प्रथम भाग राजपूताना की भौगोलिक स्थिति, राजपूतों की वंशावली एवं मेवाड़ का इतिहास लिपिबद्ध है। 1832 में द्वितीय भाग मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर और हाड़ौती राज्यों का इसमें क्या लिखा गया? इतिहास लिखा हुआ है, वो प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक का संपादन जो है वो विलियम क्रुक ने। एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक जो कर्नल जेम्स टोड की है, उस पुस्तक का संपादन जो है वो विलियम क्रुक के द्वारा किया जाता है। इसके दोनों खंड इंग्लैंड के राजा जॉर्ज चतुर्थ एवं विलियम चतुर्थ को क्या किए गए हैं? समर्पित किए गए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड ने ट्रेवल्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ राजस्थान नामक दूसरी पुस्तक लिखी, जो उसकी मृत्यु पश्चात 1839 में उसकी पत्नी जूलिया कल्टरबक, तो कर्नल जेम्स टोड की पत्नी का नाम क्या रहा है? जूलिया कल्टरबक जो है इनकी पत्नी का नाम रहा है। उन्होंने उनकी दूसरी पुस्तक, यहाँ पर इंडिया आया था ऊपर वाली में, मैं आपको दिखा दूं, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये देखो यहाँ पर इंडिया है और जो कल्टरबक ने करवाई है ना प्रकाशित, वो उसमें देखो क्या नाम आ रहा है आपका? स्टेट्स ऑफ राजस्थान नाम आ रहा है। ये आप थोड़ा ध्यान रखें। ये 1839 में उनकी पत्नी कल्टरबक ने प्रकाशित करवाया, जो मैडम कर्नल विलियम हंटर ब्लेयर को क्या किया? समर्पित किया। नेक्स्ट है
एनालस के अलावा कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृतांत ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा, अपने गुरु जैन यति ज्ञानचंद्र, तो पत्नी का नाम तो आपने देखा क्या रहा है, कल्टरबक रहा है, और गुरु का नाम जेम्स टोड के जैन यति ज्ञानचंद्र है, वो रहा है। को समर्पित किया, इन्हें राजपूताने के प्रथम लेखक ही नहीं बल्कि राजस्थान इतिहास के प्रथम विशेषज्ञ और प्रथम विदेशी इतिहासकार जिसने सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा है। टोड राजस्थान का प्रथम इतिहासकार था जिसने पहली बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समस्त राजस्थान का इतिहास लिखा, इसलिए उसे सही मायने में राजस्थान के इतिहास का पिता या क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। आप कर्नल जेम्स टोड के बारे में इतना याद रखें, 1800 ईस्वी में इंडिया आए, 1817 ईस्वी में पॉलिटिकल एजेंट बनकर उदयपुर आए, फिर वो इंग्लैंड जाकर ग्रंथ लिखे हैं, ग्रंथ लिखते हैं एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। 1829 में वो प्रकाशित होता है पहला भाग, 1832 में इसका दूसरा भाग प्रकाशित होता है, इसका दूसरा नाम है वो सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया है। फिर 1839 में एक दूसरी पुस्तक है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ राजस्थान। आप एक बार पुनः देखें, गलत नहीं पढ़ेंगे हम, मेरे को याद नहीं आया, कोई बात नहीं। ये तो ये हो गया इंडिया, इससे ऊपर था, ये देखो, तो ट्रेवल इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न, ठीक मैं ठीक ही बोल रहा था, राजपूत स्टेट्स ऑफ राजस्थान जो है वो कल्टरबर्ग ने 1839 में, और यति ज्ञानचंद्र को क्या किया था, ये पुस्तक तो की थी हंटर ब्लेयर को समर्पित, ये पुस्तक तो की गई हंटर ब्लेयर को समर्पित, और ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया ये पुस्तक की गई यति ज्ञानचंद्र जो कर्नल जेम्स टोड के गुरु रहे हैं। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत पश्चिमी भारत में यात्रा किसे समर्पित किया है, तो अपने गुरु यति ज्ञानचंद्र को समर्पित किया है। ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का सही रहेगा। नेक्स्ट है एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये तो कर्नल जेम्स टोड ने लिखी है। प्रथम भाग जो है वो आप लोगों के 1829 में, द्वितीय भाग 1832 में जो है वो प्रकाशित होता है। ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ चंद्रबरदाई ने लिखा है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है, चंद्रबरदाई ने, और अग्निकुंड का सिद्धांत जो है वो चंद्रबरदाई ने ही पृथ्वीराज रासो में ही दिया है, अपने को याद है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई अपन याद रखेंगे। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, मूल नाम चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज भट्ट वल्लादी द्वारा पृथ्वीराज तृतीय के जीवन चरित्र का बहुविध छंद जो पिंगल भाषा में लिखे गए। पिंगल भाषा वो है जो मतलब पूर्वी राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप पिंगल कहलाता है, या अपन यूं भी कह सकते हैं ढूंढाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप पिंगल कहलाता है। यह हिंदी का सर्वप्रथम उपलब्ध महाकाव्य है। यह हिंदी भाषा का सर्वप्रथम उपलब्ध जो है वो महाकाव्य है। कौन, पृथ्वीराज रासो है, किसका, चंद्रबरदाई का है। और किसका जीवन चरित्र लिखा गया है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो अजमेर का शासन करता था, चौहान वंशी था, उससे संबंधित है। बिसलदेव रासो के रचयिता है, बिसलदेव रासो के रचयिता नरपति नाल है। बिसलदेव रासो के रचयिता कौन है, नरपति नाल है। और आपके पृथ्वीराज रासो के जो है वो कौन है, चंद्रबरदाई है। नेक्स्ट है नरपति नाल द्वारा लिखित यह ग्रंथ सांबर के राजा बिसलदेव जो है तथा राजमती की प्रेम कथा पर क्या है, आधारित है। बिसलदेव रासो नरपति नाल है, और इसमें चारुमती, राजमती और बिसलदेव की प्रेम कथा है, याद रखना। हमीर रासो एवं हमीर काव्य के रचनाकार है। हमीर रासो तो चंद्रबरदाई का है क्या, नहीं, हमीर रासो जो है वो सारंगधर का है। एक हमीर रासो हमने पढ़ा जोधराज का अहिरवाटी में लिखा गया था, लेकिन हमीर रासो है एक नहीं दो है, उनमें दूसरा है वो सारंगधर ने लिखा है, और उसी ने हमीर काव्य भी लिखा है सारंगधर ने, याद रखें। अब हमीर से संबंधित जितने भी काव्य या महाकाव्य जो भी ग्रंथ है वो सारे एक जगह है। सारंग द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित इस ग्रंथ में रणथंबोर के राजा हमीर व मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुए युद्ध का ओजस्वी विवरण है। ये आप लोगों को पता होगा, राजस्थान का प्रथम शाखा
जो है उनमें केसरिया करने वाले थे राजा हमीर। और इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार क्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो हमीर संबंधित ग्रंथ एक दृष्टि में आप लोग देखें, हमीर रासो 14वीं सदी में रचित है, सारंगधर का है। हमीर रासो 18वीं सदी में जो लिखा गया वो जोधराज ने लिखा, निमराना के राजकवि हैं और अहिरवाटी में लिखा है। हमीर हट जो है वो रणथंभौर वाले शासक से संबंधित है, ये रणथंभौर की है और ये चंद्रशेखर ने लिखा है। हमीर हट दूसरा है वो गवाल कवि ने लिखा है। फिर है हमीर रायण जो है बांडव व्यास ने लिखा है। ये पूछा जाता है और बांडव व्यास ने इधर टिक लगा रही है ना, इसका मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन है। हमीर बंधन है वो अमृत कैलाश का है। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी का है। हमीर मद मर्दन जय सिंह सूरी का है। ये आप लोगों को याद रखना है। बढ़े आगे एक बार देख लें, हमीर रासो जोधराज, हमीर हट्ट चंद्रशेखर, हमीर रायण बांडव व्यास, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, हमीर मद मर्दन जय सिंह सूरी, मारवाड़ रा प्रगनारी विगत जो है, देखो मारवाड़ रा प्रगनारी विगत एग्जाम कितने एग्जामों में पूछा गया सवाल है, इसको खुद को बतानी है। ये कितने एग्जामों में आ चुका है और कितनों का भविष्य खराब कर चुका है। तो ये आप लोगों को वैसे ही याद होगा, मारवाड़ रा प्रगनारी विगत मोहन नेर से आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है इसमें, मोहनोद नेणसी द्वारा रचित मारवाड़ रा प्रगनारी विगत, इसे गांवरी ख्यात सर्व संग्रह भी कहते हैं, में तत्कालीन समय के सभी परगनों की आमदनी, ठिकानों की रेख, चाकरी, भूमि की किस्म, फसलें, सिंचाई के साधनों, जातिवार घरों की संख्या के आंकड़ों, आबादी आदि का वर्णन किया गया है। इसमें मारवाड़ रा प्रगनारी विगत मोहनोद नेणसी द्वारा, और इसलिए इसे राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। राजस्थान का गजेटियर कहलाता है, मारवाड़ रा प्रगनारी विगत ग्रंथ कहलाता है ना। और ये किसके द्वारा रचित है? तो मोहनोद नेणसी के द्वारा रचित है। इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। नेक्स्ट है, मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी है? मोहनोद नेणसी मारवाड़ रा प्रगनारी विगत जो ग्रंथ पढ़े वही मोहनोद नेणसी है। इन्हें मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अबुल फजल जो है वो कहा है। मुंशी देवी प्रसाद ने अबुल फजल मोहनोद नेणसी को कहा। अबुल फजल मोहनोद नेणसी और राजस्थान का अबुल फजल जो है किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। मोहनोद नेणसी का जन्म विक्रम संवत 1667 बोले तो 1610 से 1617 ईस्वी में हुआ था। मोहनोद नेणसी मारवाड़ शासक जसवंत सिंह प्रथम के क्या थे? दीवान थे। मारवाड़ शासक जसवंत सिंह प्रथम के क्या रहे हैं? दीवान रहे हैं। इन्होंने मोहनोद नेणसी ख्यात मारवाड़ रा प्रगनारी विगत नामक प्रसिद्ध ग्रंथों की क्या की रचना की है। इनकी रचना मारवाड़ रा प्रगनारी विगत की तुलना आईने अकबरी से की जाती है। आईने अकबरी से की जाती है। मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजपुताने का क्या कहा है? अबुल फजल कहा है। ये ऊपर ही पढ़कर आए। नामक जो प्रसिद्ध ग्रंथ है मारवाड़ रा प्रगनारी विगत नामक जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसकी तुलना जो है वो आईने अकबरी से, और मुंशी देवी प्रसाद ने मोहनोद नेणसी को अबुल फजल कहा है, राजपुताने का अबुल फजल। बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के लेखक है दयाल दास। बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के लेखक है तो वो है दयाल दास, आपका आंसर रहेगा। व्याख्या देखें। दयाल दास बीकानेर के महाराजा रतन सिंह का विश्वास पात्र दरबारी था। महाराजा रतन सिंह के आदेश से ही दयाल दास ने दयाल दास ख्यात ग्रंथ की रचना की थी। दयाल दास द्वारा लिखित इस ख्यात से बीकानेर के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें राव बीका से लेकर महाराजा सरदार सिंह के राज्य आवरण तक विस्तृत विवरण जो है वो पाया जाता है। इनकी अन्य रचनाओं में बीकानेर रे राठौड़ी ख्यात, देश दर्पण, आख्यान कलप गुरु, पंवार वंश दर्पण,
जस रत्नाकर, करनी चरित्र, सुजस भावनी आदि प्रमुख है। नेक्स्ट है, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर गीत किसके द्वारा रचित है? तो आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर और इंडिया सारण कर दिया बांका, बांकीदास याद रखो है। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर बांकीदास, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर बांकीदास आपको याद रखना है। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर बांकीदास आपको याद रखना है। व्याख्या देख ले। बांकीदास जोधपुर राजा मान सिंह के दरबारी कवि थे। पूछा जाए कि बांकीदास किस राजा के दरबारी है? तो जोधपुर राजा मान सिंह के। इन्होंने लगभग 27 ग्रंथों की रचना की है। बांकीदास ने 27 ग्रंथों की रचना की है, जिनमें सूर छत्तीसी, कृपण दर्पण, बांकीदास ख्यात, दातार बावनी, बांकीदास ग्रंथावली, सुपय छत्तीसी, है ना, कुकती बत्तीसी, इसी छत्तीसी, कृपण पचीसी जो है, और सुजस छत्तीसी, आयो इंग्रेज मुल्क रे ऊपर, चुगल मुख चपेटिका आदि प्रसिद्ध ग्रंथ है। किसके हैं? बांकीदास। बांकीदास किसके दरबारी कवि? जोधपुर राजा मानसिंह के दरबारी कवि। और इन्होंने कितने ग्रंथ लिखे हैं? तो 27 लिखे हैं। और इसमें अपने को कौन सा याद करना है? अंग्रेज, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की काली करतूतों के विरुद्ध जन जागरण का संगनाद करने वाला इस देश के प्रथम कवि, संपूर्ण भारतवर्ष के प्रथम कवि की बात यहाँ पर चल रही है। डिंगल गीत है ये, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, तो स्वतंत्रता संग्राम का बीज मंत्र बन गया है। तो आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, बांकीदास दरबारी जोधपुर महाराजा मानसिंह, जोधपुर महाराजा मानसिंह के दरबारी रहे हैं, आप लोगों को याद रखना है। राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक, उपन्यास भी और नाटक भी दोनों एक नहीं लिखे हैं, वो कौन थे? वो शिव चंद्र भरतिया है। शिव चंद्र भरतिया याद रखना, शिव चंद्र भरतिया है। कंफ्यूज करने के लिए शिव कुमार भी दे दिया ना, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 याद रखें, शिव चंद्र भरतिया आप लोगों का करेक्ट आंसर रहेगा। शिवचंद्र भरतिया आधुनिक उपन्यास साहित्य के प्रवर्तक। शिवचंद्र भरतिया के उपन्यास कनक सुंदर को आधुनिक राजस्थानी उपन्यास साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इन्होंने राजस्थानी से संबंधित लगभग 9 ग्रंथों की रचना की। राजस्थानी नाटक रचना का भी इन्होंने सूत्रपात किया। इनके प्रसिद्ध नाटक केसर विलास राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक। बुढ़ापा की सगाई, बुढ़ापा की सगाई किसकी है? शिवचंद्र भरतिया की है। वह फाटका जंजाल शिवचंद्र भरतिया का है। ये राजस्थान के भारतेंदु माने जाते हैं। ये राजस्थान के क्या माने जाते हैं? भारतेंदु माने जाते हैं। कौन? शिवचंद्र भरतिया। ये उपन्यासकार और नाटककार है प्रथम राजस्थानी शिवचंद्र भरतिया। राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक हैं। ये याद रखना भाई। शब्द राजस्थानी भाषा का शब्दकोश याद रखना, सीताराम लालस है। पद्म श्री सीताराम लालस राजस्थानी भाषा का शब्दकोश दिया है, वो दिया है पद्म श्री सीताराम लालस ने। नेक्स्ट है सीताराम लालस। इनका जन्म इनके ननिहाल बाड़मेर के शिरवाड़ी ग्राम में 25 नवंबर 1912 में हुआ। लालस मूलतः जोधपुर जिले के नरेवा ग्राम के निवासी थे, लेकिन जन्म ननिहाल में हुआ था, शिरवाड़ी ग्राम में। इस चारण कवि ने राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश, जिसमें लगभग 2 लाख शब्द इन्होंने लिखे, तैयार किया। इन्होंने राजस्थानी व्याकरण नामक अन्य ग्रंथ की भी क्या की है? रचना की है। शब्दकोश भी दिया और राजस्थानी व्याकरण जो है वो भी लिखी है। किसने लिखी है? सीताराम लालस ने लिखी है। इस महान उपलब्धि के कारण ही एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ने श्री लालस को राजस्थानी जुबां की मसाल कहकर संबोधित किया है। राजस्थानी जुबां की मसाल जो है वो किसे कहा जाता है? तो आप लोग कह सकते हैं सीताराम लालस को कहा जाता है। इन्होंने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश, जिसमें 2 लाख से अधिक शब्द और राजस्थानी भाषा की व्याकरण संबंधित ग्रंथ जो है वो लिखा है। और इन्होंने ब्रिटेनिका एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ने श्री लालस को राजस्थानी जुबां की क्या कहकर पुकारा है? मसाल। पृथ्वीराज
विजय का लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय का लेखक विजय में से वी को हटाओ, जय निकालो और नाक जया नक भट्ट है। कौन है? पृथ्वीराज रासु चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट याद रखना है। आप लोगों का आंसर रहेगा जयानक भट्ट। ऑप्शन नंबर 3 जयानक भट्ट आपका। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासु पूछे तो चंद्र बरदाई बता देंगे सर। जयानक द्वारा संस्कृत में लिखित इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के वंशक्रम, अजयराज सोमेश्वर एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। इसमें अजमेर के विकास एवं परिवेश की प्रामाणिक जानकारी है। वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? तो पहले को तो ये बता दो, वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी है और पृथ्वीराज राठौड़ है वो बीकानेरी थे। तो बीकानेरी में कौन सी मारवाड़ी आएगी? उत्तरी मारवाड़ी। मारवाड़ी को हमने 3 भागों में बांटा था, 4 भागों में बांटा था। उत्तरी मारवाड़ी, दक्षिणी मारवाड़ी, पूर्वी मारवाड़ी और पश्चिमी मारवाड़ी में बांटा था। उनमें जो है आपका बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू का कुछ भाग जो है वो उत्तरी मारवाड़ी में आता है। और बीकानेर वेली कृष्ण रुक्मणी जो है वो पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित ग्रंथ है और डिंगल शैली में लिखा गया। और उत्तरी मारवाड़ी भाषा वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा डिंगल शैली में लिखित उत्कृष्ट श्रृंगार काव्य है। इसमें श्री कृष्ण रुक्मणी की विवाह की कथा तथा सह विस्तार वर्णित की गई है। दुर्सा आडा ने इसे 5वां वेद कहा है। वेली कृष्ण रुक्मणी की जो रचना है इसको दुर्सा आडा ने क्या कहा है? 5वां वेद कहा है। दुर्सा आडा ने 5वां वेद किसे कहा है? ये पूछे आप लोगों को तो बताना है। क्या बताओगे? वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ रचित को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेली कृष्ण रुक्मणी के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? तो किस शासक के दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज राठौड़ जो है वो अकबर के। ये ना वो जो पत्थर लिखते हैं आपने सुना होगा, वो गीत महाराणा प्रताप में कि हो सहयोग गणु, हो लड़ियो गणु, हो सहयोग गणु, यो मेवाड़ी मान बचावण ने। वो गीत जो है वो पृथ्वीराज राठौड़ ने महाराणा प्रताप को लिखा पत्र है, उसका उल्लेख उसमें करते हैं। तो ये पृथ्वीराज राठौड़ इनका ससुराल मेवाड़ था ना। पृथ्वीराज राठौड़ का जन्म 1606 में बीकानेर में हुआ था। पृथ्वीराज बीकानेर नरेश राव कल्याणमल के पुत्र व बीकानेर शासक राय सिंह के छोटे भाई थे। पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबारी कवि और संस्कृत, डिंगल, पिंगल, ज्योतिष, युद्ध कला के प्रमुख ज्ञाता थे। साहित्य जगत में इन्हें पित्थल और पाथल, आपको याद आ गया होगा, पित्थल और पाथल, पित्थल नाम से जाना जाता है, पाथल नाम से महाराणा प्रताप को जाना जाता है। फिर इन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी, ठाकुर जी राधुहा, गंगा जी राधुहा, गंगा लहरी आदि ग्रंथों की रचना की। डॉक्टर टेशी टोरी ने इन्हें डिंगल का हेरोस कहा है। डॉक्टर टेशी टोरी ने इन्हें क्या कहा है? डिंगल का हेरोस कहा है। डिंगल का हेरोस कौन कहलाता है? पृथ्वीराज राठौड़ कहलाता है। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस किसे कहा है? तो एलपी टेशी टोरी ने कहा है। नेक्स्ट है सॉरी, अचलदास खिचड़ी वचनिका से कहाँ का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है? तो इसमें अचलदास खिचड़ी वचनिका गागरोन आपका याद रहेगा। आप बता सकते हो क्या राणा सांगा ने खानवा युद्ध के बाद में राणा सांगा ने जो है किसको दी थी? ये गागरोन जागीर किसको दी थी? गागरोन जागीर जो है वो किसको दी थी? आपको पता है ऊपरवाल की जागीर जगमेर भरतपुर के निवासी अशोक परमार को दी थी, जिसने बिजोलिया बसाया। अब बताओ आप गागरोन जागीर किसने दी थी? जैसे देखता हूं किसको कितना याद है। चलते हैं शिवदास गार्डन। व्याख्या, चारण जाति के ऊपर का पूरा देख लिया क्या आपने? अच्छा देख लिया भाई, ठीक है। शिवदास गार्डन, चारण जाति के इस लेखक ने अचलदास खिचड़ी वचनिका, शिवदास गार्डन अचलदास खिचड़ी वचनिका गागनोर शासक से संबंधित है नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। वीर रसात्मक इस ये कैसा काव्य है? चंपू काव्य है। गद्य और पद्य दोनों शैलियां जिसमें प्रयुक्त होती है वो कहलाता है चंपू काव्य। में गागरोन गढ़ के खिची राजा अचलदास
और मांडू बादशाह हुसैन गोरी के युद्ध 1423 का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। वीर सतसई, बलवंत विलास और राम रंजाट, वीर सतसई, बलवंत विलास और राम रंजाट के लेखक हैं। तो सूर्यमल मिश्रण है। सूर्यमल मिश्रण जो है वो बूंदी निवासी थे। सूर्यमल मिश्रण बूंदी निवासी थे। वीर सतसई लिखी है, बलवंत विलास लिखा है और राम रंजाट सूर्यमल मिश्रण ने लिखा है। नेक्स्ट है, संवत 1815 में चारण कुल में जन्मे श्री सूर्यमल मिश्रण बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। इन्हें आधुनिक राजस्थानी काव्य के नव जागरण का पुरोधा कवि माना जाता है। इन्होंने वंश भास्कर, वीर सतसई, सती रासो, छंद मयूख, धातु रूपावली, राम रंजाट, बलवंत विलास आदि ग्रंथों की रचना की है। इनकी रचनाएं हाड़ौती भाषा में है। इन्हें वीर राम रसावतार कहते हैं। इन्हें वीर रसावतार भी कहा जाता है। वीर रसावतार किसे कहा जाता है? सूर्यमल मिश्रण के बारे में लिखा गया है। सूर्यमल मिश्रण के बारे में जितने ग्रंथ हैं वो ऊपर देखे। ऊपर कौन कौन से ग्रंथ देंगे एक बार उन्हें देख ले। वीर सतसई, बलवंत विलास, राम रंजाट, अब पूछा है वंश भास्कर। तो वंश भास्कर किसकी रचना है? वो है आप लोगों की सूर्यमल मिश्रण की। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। और कितने एग्जामों में पूछा गया ये आप लोग आराम से देख सकते हो। नेक्स्ट व्याख्या है, सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वंश भास्कर नामक जो है वो पिंगल काव्य ग्रंथ में बूंदी राज्य का विस्तृत ऐतिहासिक एवं राजस्थान के अन्य राज्यों का संक्षिप्त रूप में वर्णन किया है। यह ग्रंथ 8 खंडों में, वंश भास्कर 8 खंडों का महाकाव्य है। इसमें लगभग 2500 पृष्ठ हैं तथा इसमें 5 से 6 भाषाओं का प्रयोग हुआ है। वंश भास्कर को पूर्ण करने का कार्य इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने किया था। दत्तक पुत्र होता है गोद का पुत्र, जो है मुरारी दान ने वंश भास्कर को पूरा करने का काम सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र मुरारी दान ने किया। जिसमें कितने खंड है? 8 खंड है, 2500 पेज है और 5 या 6 भाषाओं का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने राजस्थान म्यूजियम के क्यूरेटर अध्यक्ष पद पर 30 वर्ष के लगभग सेवा दी है? भाई साहब गजब का सवाल है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा। राजस्थानी म्यूजियम, राजस्थान का जो संग्रहालय है उसके अध्यक्ष पद पर 30 वर्ष सेवा देने वाले गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, वो है। याद रहेगा क्या? बिल्कुल याद रखना ही है अपने को। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के बारे में व्याख्या दी गई है, वो देखें। 1863 से 1947 तक ये रहे। इनका जन्म सिरोही रियासत के रोहिड़ा ग्राम में 14 सितंबर 1863 में हुआ। ये भारतीय इतिहास साहित्य के पुरोधा इतिहासकार थे जिन्होंने हिंदी में सर्वप्रथम भारतीय लिपि का शास्त्र लेखक, प्राचीन लिपि माला, राजपूतानी का इतिहास कर 1894 में अपना नाम गिनीज बुक में लिखवाया। लॉर्ड कर्जन के संपर्क में आने पर ओझा जी की विद्वता से प्रभावित होकर कर्जन ने इन्हें अजमेर में, लॉर्ड कर्जन इन्हें अजमेर में म्यूजियम का क्या बनाते थे? अध्यक्ष। और सर्वप्रथम इनका 1911 में सिरोही राज्य का इतिहास प्रकाशित हुआ था और भारत की ब्रिटिश सरकार ने इन्हें महामहोपाध्याय की उपाधि दी। तो महामहोपाध्याय GH ओझा सिरोही निवासी को मिलती है, किनके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा मिलती है। फिर इन्होंने राजस्थान के इतिहास के अलावा नैण श्री ख्यात का संपादन एवं टोडगे एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो 1829 में प्रकाशित हुई थी, त्रुटियों का परिशोधन कर हिंदी में अनुवाद किया। तो कर्नल जेम्स टोड ने जो एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक थी, उस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसी व्यक्ति ने किया। वो कौन था? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। और भारतीयों के लिए उपयोगी बनाया। वो थे कौन? राजस्थानी थे। कौन से जिले के थे? तो सिरोही जिले के थे। कौन से जिले के थे? तो सिरोही जिले के थे। राजस्थान का, इन्हें राजस्थान का ग्रीपन कहा जाता है। ये तो मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ भाई, है ना। गौरीशंकर हीराचंद ओझा को राजस्थान का क्या कहा जाता है? ग्रीपन कहा जाता है। राजस्थान का क्या कहा जाता है? ग्रीपन कहा जाता है। गजब की बात है भाई, याद रखना, राजस्थान का ग्रीपन।
कमेंट करना ग्रीवन, ताकि मैं भी कमेंट देखता हूँ तो मेरे को भी याद रहे कि ग्रीवन हमने पढ़ा है। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक का नाम है, प्राचीन लिपिमाला का लेखक गौरीशंकर हीराचंद ओझा, प्राचीन लिपिमाला का लेखक गौरीशंकर हीराचंद ओझा है। नेक्स्ट है कन्नड़ देव प्रबंध का रचयिता कौन है, कन्नड़ देव प्रबंध का रचयिता कौन है, पद्मनाभ है। कन्नड़ देव प्रबंध का रचयिता कौन है, पद्मनाभ। नेक्स्ट है पद्मनाभ जालोर के चौहान अखेराज के आश्रित इस रचनाकार ने कन्नड़ देव प्रबंध नामक ग्रंथ की रचना की। वीर रस प्रदान इस रचना को राजस्थानी महाकाव्य कहा जाता है। कन्नड़ देव प्रबंध एवं वीरम देव सोनगरारी वाद नामक ग्रंथ में कन्नड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के युद्धों का चौपाई दोहू आदि से युक्त रोचक वर्णन मिलता है। इसके द्वारा रचित ग्रंथ हमेरायण में जालोर शासकों का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। ये बात हमने पढ़ी किसके बारे में, वो पढ़ी है कन्नड़ देव प्रबंध पद्मनाभ के बारे में, है ना। नेक्स्ट जमीन रो घड़ी कुणी, घड़ी कोनी धड़ी लिखल हुई ने, जमीन रो धड़ी कुणी एवं बिंजर पुस्तकों के रचयिता है कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया। जमीन रो धड़ी कोनी, है ना, एवं बिंजर कन्हैयालाल सेठिया आप लोगों को याद रखना है। व्याख्या देखें, 11 सितंबर 1919 को इनका जन्म सुजानगढ़ शहर में हुआ। कन्हैयालाल सेठिया ने राजस्थानी व हिंदी में 30 से अधिक पुस्तकों की रचना की, जिन्हें धरती दोहरारी, पाथल और पित्तल प्रसिद्ध है। धरती दोहरारी नृत्य नाटिका के, अब देखो पाथल किसे कहा गया था, महाराणा प्रताप को। पित्तल पृथ्वीराज राठौड़ को। लिखा किसने है, वो लिखा है कन्हैयालाल सेठिया ने। कन्हैयालाल सेठिया कहाँ के निवासी है, सुजानगढ़। सुजानगढ़ कहाँ पड़ता है, चूरू, है ना। नृत्य नाटिका के माध्यम से देश विदेश में राजस्थान का भव्य प्रस्तुतिकरण करने वाले स्वर्गीय कौशल भार्गव की इस कृति में सेठिया का योगदान रहा। इसकी पंक्तियां आ तो सुरगान ने शर्म आवे, पर देव रमन ने आवे, धरती दोहरारी सेठिया जी ने सर्जित की थी। इसके लिए उन्हें राष्ट्रपति का सर्वोच्च सम्मान स्वर्ण कमल मिला था। इनकी रचना शब्द के लिए 1987 में सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार, बूंदी निवासी वंश भास्कर वीर सतसई पढ़ा था ना अभी वो, 1988 में निर्ग्रंथ के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया। इनकी प्रमुख कृतियां हिंदी प्रतिबिंब, परिणाम, मर्म, निष्पत्ति, द्वीप किरण, मेरा युग, वामन विराट, देह विदेह, वनपूल आदि है। राजस्थानी भाषा में इन्होंने मिंजर लिखी है, शब्द लिखी है, सतवाणी लिखी है, को लिखी है, अघोरी काल लिखा है, मायडरो हेलो लिखे है ना। कौन है, कन्हैयालाल सेठिया। गलगिया भेंट लिखी है, लीलतांस पूछी जाती है, लीलतांस तो पूछी जाती है, लीलतांस। रमणीय रा सोरठा, रमणीय रा सोरठा। चेतावनी रा चूटिया भी मेरे को तो याद आ रहा है इस बात से, तो ये याद रखना आप लोग। रमणीय रा सोरठा जो है वो किसने लिखा है, आप लोगों के कमेंट करें देखे। धरती दोहरारी रचना है कन्हैयालाल सेठिया की, सुजानगढ़ निवासी कन्हैयालाल सेठिया की धरती दोहरारी। वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता है श्यामल दास, वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता श्यामल दास, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। व्याख्या देखें, श्यामल दास 1836 से 93 ईस्वी का जन्म 5 जुलाई 1836 को शाहपुरा भीलवाड़ा के दोकलिया गांव में हुआ। श्यामल दास मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के आश्रित कवि, मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के आश्रित कवि रहे हैं। श्यामल दास ने मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर यह इतिहास लिखना शुरू किया, जो लगभग 21 वर्ष के निरंतर परिश्रम के बाद तैयार हो गया। इस ग्रंथ पर कविराज श्यामल दास को ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर ए हिंद 1935 की उपाधि तथा मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह द्वारा कविराज एवं महामहोपाध्याय की उपाधि से विभूषित किया गया। किसको, श्यामल दास को। नेक्स्ट है लोक कथाएं 1960 से 75 के संग्रह से उद्धत बातारी फुलवारी के लेखक कौन है। एक क्वेश्चन ऐसे आना चाहिए, बातारी फुलवारी
पढ़ दी, आपको आना चाहिए भाई उत्तर। बातारी फुलवारी के लेखक कौन है, बता सकते हो? क्या आंसर रहेगा? विजयदान देथा। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, विजयदान देथा आप लोगों का करेक्ट आंसर रहेगा। व्याख्या देखें, विजयदान देथा का जन्म बोरंदा जोधपुर में 1926 में हुआ था। देथा बिज्जी नाम से लोकप्रिय राजस्थानी भाषा के साहित्यकार है। उनके राजस्थानी में 16 खंडों में प्रकाशित बातारी फुलवारी कहानियों का बगीचा के 10वें खंड को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। इन्होंने राजस्थानी शोध पत्रिका परंपरा, लोकगीत, गोरा हटजा, राजस्थान के प्रचलित प्रेमाख्यान का विवेचन, जेठ वेरा सोहटा और कोमल कोठारी के साथ संयुक्त रूप से वाणी और लोक संस्कृति का संपादन किया। इन्हें 2002 में बिहारी पुरस्कार, 2011 में राव सिंह अवार्ड एवं 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। विजयदान देथा की बात चल रही है, याद रखें। मारो बदलो, तीणोराव देथा के 2 प्रमुख लोक उपन्यास है जिनमें लोक कथाओं को आधार बनाकर समाज व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य किया गया है। तीणोराव प्रतीक है उन व्यक्तियों का जो अयोग्य होते हैं, अयोग्य होते हुए भी अपनी तिकड़म और छल प्रपंच से जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। मारो बदलो उपन्यास सामंती व्यवस्था की विकृतियों पर कड़ा प्रहार, प्रिय मृणाल, रुक उलझन, चौधराइन की चतुराई, अनोखा पेड़, सपन प्रिया, बापू के 3 हत्यारे, केचोली, द डिलेमा, अलेको हिटलर इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नाम याद रखना, विजयदान देथा। उनकी कृतियों पर दुविधा 1973, प्रणीत 1989, चरणदास चोर 1975, पहेली, प्रिय पहेली नाम से तो फिल्म भी है ना विजयदान देथा का, ग्रंथ 2005 आदि फिल्म बन चुकी है। इन्हें 2012 में हरतम राजस्थान रत्न से नवाजा गया था। हरतम राजस्थान रत्न जिस व्यक्ति को मिला वो है विजयदान देथा, और उन्होंने 2005 पर जो है पहली फिल्म भी बन चुकी है, याद रखना। बिजी कोमल कोठारी के साथ रूपायन संस्थान के जो है बिजी विजयदान देथा का प्रसिद्ध नाम है। विजय कोमल कोठारी के साथ रूपायन संस्थान के सह संस्थापक कौन थे? बिजी थे। बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? तो 14 खंडों में। बातारी फुलवारी कितने खंडों में है? तो 14 खंडों में है। लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान के लेखक है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान लेखक कौन है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है, रानी जी के नाम से प्रसिद्ध कहानीकार लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का जन्म 24 जून 1916 मेवाड़ के देवगढ़ ठिकाने के झाला कुल में हुआ। राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए आवाज उठाने वाली वे संभवतः राज्य की पहली राजनेता थी। हुकार दोसा मुमर हिंदुकुश के उस पार कई रे चकवाबाद, कह रहे चकवाबाद, लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान, ए मोलक बातनारी, बाता सुलीरा, सुया माथे, गजबड़, गजबड़ पानी से चाली बोगानी, गजबड़ और रजवाड़ों के रीति रिवाज है ना जैसी किताबें काफी चर्चित रही। एक विदेशी महिला फ्रांसिस टेफ्ट ने फॉर्म पर्दा टू द पीपल नाम से उनकी जीवनी लिखी। संयुक्त राष्ट्र संघ के निरस्त्रीकरण सम्मेलन 1978 न्यूयॉर्क में वे भारतीय प्रतिनिधि भी बनी। इन्हें रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबड़ के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया। इन्हें दिया किसको गया वो तो नहीं भूल गए, लक्ष्मी कुमारी को। इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार 2012 में। अच्छा ये बताओ फिर भट्टा राजस्थान रत्न पुरस्कार किसे मिला? याद आना चाहिए आपको। से सम्मानित किया गया गुर्जर समाज के आराध्य देव देव नारायण बग्गराव की महागाथा के लिए 1984 में पद्मश्री से नवाजा गया। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का 24 मई 2014 को निधन हो गया। ये आपकी थी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। रावजेत शिरो छंद बिट्टू सुजा। रावजेत शिरो छंद के लेखक कौन है? बिट्टू सुजा। रावजेत शिरो छंद बिट्टू सुजा याद रखेंगे।
रावजेत शिरोचंद बीकानेर के रावजेत सिंह की प्रशंसा सुजाजी मिठू सुजा नागरजोत ने इस ग्रंथ में की है। कुवलनेमाला कथा ग्रंथ में उल्लेखित क्षेत्रीय भाषाओं की संख्या है, तो वो याद रखना कुवलनेमाला कथा ग्रंथ में उल्लेखित क्षेत्रीय भाषाओं की संख्या 18 है। नेक्स्ट है जाबालीपुर जालोर के प्रतिहार नरेश वत्सराज के दरबारी कवि उद्योतन सूरी जैन मुनि ने 778 ईस्वी में कुवलनेमाला नामक ग्रंथ की रचना प्राकृतिक भाषा में की। कुवलनेमाला कौन सी भाषा में लिखा गया? प्राकृतिक भाषा में लिखा गया। किसने लिखा? उद्योतन सूरी ने लिखा। किसका दरबारी है? नरेश वत्सराज का। कहाँ का है? जालोर का। इसमें वत्सराज के राज्य प्रदेश को गुर्जर देश कहा गया है। इस ग्रंथ में 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया गया है ना। कुवलनेमाला में 18 भाषाओं में पश्चिमी राजस्थान की मरु भाषा का भी उल्लेख मिलता है। मोगती कविता संग्रह के रचयिता है। मोगती मितेश निर्मोही है, विजय वर्मा है, कीर्ति शर्मा है या फिर आशा पाराशर है। क्या आंसर रहेगा आप लोगों का? क्या आंसर रहने वाला है? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है मितेश निर्मोही, वो आप लोगों का आंसर रहेगा। मैं दिखा दूं आप लोगों को मोगती और पूछा है, आंसर हो जाएगा रचयिता मितेश निर्मोही है। अब देखो अपना अगला टॉपिक रहेगा संस्कृति, सामाजिक जीवन, वेशभूषा और आभूषण। लेकिन पहले देखते हैं जो इनको राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार पुस्तक और लेखक और कौन सा वर्ष? 2020 में संस्कृत री सनातन दीठ भंवर सिंह सामोर, 2021 में मोगती मितेश निर्मोही, 2022 में आलेखो अम्बा कमल गंगा, 2023 में फलकती प्रीत कविता गजेंद्र राजपुरोहित, 2024 में गांव और अम्बा मुकुट मणिराज को मिला है। राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है उसकी चर्चा यहाँ पर चल रही है। तो अगला अपना टॉपिक रहेगा इतिहास में संस्कृति एवं सामाजिक जीवन, वेशभूषा, आभूषण। और अगले क्लास में कंप्यूटर आपका कंप्लीट होने वाला है। कंप्यूटर में आज अपन ईमेल वाला जो भाग है वो कंप्लीट कर लेंगे, तो देखना ना भूलिए कंप्यूटर वाली क्लास भी। और ये क्लास आप लोगों ने कंप्लीट देख ली है। इसको मैं एक बार शॉर्ट नोट्स जो है अभी नहीं बने थे लेकिन क्लास जो है आपको मिले, इसके लिए पढ़ाया है। शॉर्ट नोट्स बनाकर मैं आप लोगों को यह सेम कंटेंट के साथ क्लास लेकर आऊंगा, लेकिन शॉर्ट नोट्स होंगे तो क्लास जो है वो आप लोगों को थोड़ी सी और अधिक प्रभावी रहेगी आप लोगों को याद दिलाने में। इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाया, उसका थोड़ा सा मुझे खेद है। बाकी आप लोग ये क्लास एक बार देख लें, शॉर्ट नोट्स की जैसे क्लास आएगी आपको फिर से जो है सूचित कर दिया जाएगा, आपको क्लास मिल जाएगी, आप लोग देख लें। अभी आप ईमेल वाली क्लास जरूर देखें। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।